Assalamu alaikum. I am Maria Fayaz. Welcome to the third 17 lecture of developing your research in project. अब हम पहुंच रहे हैं about selecting your methodology. आप ऑलरेडी अपनी methodology select कर चुके हैं. अब हमने देखना है कि हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल चुका है कि ओके वी आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक methodology that would be quantitative और qualitative, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमने इस पर कौन कौन सी चीज़ों को इकट्ठा करना है, कैसे उसको लिखना है. एज इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ 16 वी वर फोर्सिंग अबाउट कि हमें अपनी जो रिसर्च है उसके टर्म्स को डिफरेंट तरीके से स्टडी करना है. अब ये डिफरेंट तरीके से स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक एक चीज़ को अच्छी तरह डिफाइन कर सकें, एक अपने जो प्रोजेक्ट है उसको स्ट्रांगली हम डिफेंड कर सकें कि ओके हमने फॉर एग्जांपल अगर सर्टन मेथोडोलॉजी यूज की है तो वो मेथोडोलॉजी हमने क्यों यूज की है, उसका क्या मकसद था, वो किस वजह से हमारे पास एप्लीकेबल है, एविडेंस क्या है, किन किन चीज़ों को हमने माइंड में रखना है ताकि हम अपनी मेथोडोलॉजी को डिफेंड कर सके. सबसे ज़्यादा जो इशू आता है जब वी आर डूइंग द प्रोजेक्ट या हम थीसिस लिखते हैं तो हमें अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड करने में बड़ा मसला होता है. क्यों वो मसला होता है? क्योंकि हमने जो भी मेथोडोलॉजी या जो भी लिटरेचर रिव्यू है या जो भी मटेरियल हमने गैदर किया हमें उसको नॉलेज नहीं होती, हमने उसको सही तरह पढ़ा नहीं होता, या तो किसी फ्रेंड ने इकट्ठा करके दे दिया होता है या तो किसी रिसोर्सेज से हम उसको एड अप कर देते. तो पहली बात यह है कि जो भी मेथोडोलॉजी आप अप्लाई करें काइंडली उसको पढ़े, काइंडली उसको एक दफा सोचें उस पर कि आपने क्या पढ़ा है, आपने कैसे इस चीज को एप्लीकेबल करना है इन योर रिसर्च थीसिस और प्रोजेक्ट, ताकि जब कोई एक्सटर्नल या इंटरनल आपके पास सुपरवाइजर होते हैं उनके सामने आपने डिफेंड करना होता है, वो डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मेथोडोलॉजी, और वो बड़ा ही एक डिफिकल्ट फेस होता है टू डिफेंड योर ऑल द स्ट्रक्चर, ऑल द लिटरेचर, ऑल द प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन यू डोंट नो कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कुछ किस तरह के क्वेश्चन करेंगे. तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आपने हर एक इम्पैक्ट को सामने रख के उसको विजुलाइज करना है. पिछले कोर्स में मैंने पिछले जो लेक्चर था या उससे पिछले जो लेक्चर था मैंने उसमें भी आप लोगों को यही कहा कि हर चीज को अपने सामने क्लियर रखें. अगर आपको चीजें क्लियर ही नहीं होंगी तो आप फॉर एग्जाम्पल आप एक काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि ये काम होता कैसे है, या आपने काम कर लिया है तो कैसे हो गया ये काम, डिफरेंट लोगों की मदद से कर लिया है, लेकिन मसला ये होता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि एक काम तो शुरू कर लिया है लेकिन अब उसको हम वाइंड अप कैसे करेंगे, हमें उसको समझने के लिए कैसे आगे चलें. तो अब मेथोडोलॉजी वो तरीका है जिससे हम अपने रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, कंपाइल करते हैं रिजल्ट को. अब फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में से कोई भी रिसर्च का मेथड उठा लेते हैं, बट हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते. कोई आपसे पूछता है ओके व्हाई यू आर सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी फॉर योर टॉपिक, तो अगर आप बिहेवियर याद रखें कि जब आप क्वालिटेटिव की बात करें तो आप सोशल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, एक ऐसा सोशल फैक्टर जिसको मेजर नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट पीपल, मेंटल इलनेस है कितने लोगों में, कितने परसेंट है, आप उसको एज अ क्वांटिटी में नहीं देख सकते, आपने उसको एज अ मेजर करना है. वो डिफरेंट सिनेरियोज पर बेस होगा, उनके डिफरेंट सिनेरियोज के डिफरेंट इफेक्ट पर बेस होगा. डिफरेंट सिचुएशन आप दोगे और कहोगे कि स्ट्रेस लेवल पे ये लोग इस तरह काम करते हैं और उनका एंगर लेवल क्या है, हाई है, लो है, मतलब इस तरह की आप बात करोगे ना, हाई है, लो है, एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, न्यूट्रल, ये होगा. अब जब आप क्वांटिटेटिव की बात करोगे तो आपने कुछ देने होंगे, मेजरमेंट्स देने होंगे, कुछ आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देने होंगे कि इतने परसेंट लोगों में ये चीज है, इतने परसेंट लोगों में ये चीज है, 20%, 30%, 60%, 70%, और फिर आपने उसको डिफाइन करते चले जाना है. ठीक हो गया? अब आप इस चीज को ऐसे एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, राइट. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर पीपीटी और वहां हम देखेंगे कि कैसे हम इन रिसर्च मेथोडोलॉजीज को यूज कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. लेक्चर नंबर 17 है. ओके, और आई एम ओके deciding and selecting your methodology.
सबसे पहले जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाइल सेलेक्टिंग योर मेथोडोलॉजी, वो है आपका रिसर्च क्वेश्चन एंड प्रपोजल। उसी के बेस पर आपने सब कुछ करना है, आपकी मेथोडोलॉजी जो है उसकी बेस पर डेवलप होगी। अब व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें आपने बताना होता है कि आपने किस लेवल पर आप हैं, आपने किस तरह का क्वेश्चन जनरेट किया है, आपका टॉपिक क्या है, आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन विल यू नीड टू एनालाइज टू हेल्प योर आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। अब आप लोगों ने क्या किया है, ये किस तरह के सोर्सेज आपने जमा किए हैं, आपने इंफॉर्मेशन को किस तरह एनालाइज किया है, हाउ विल यू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन, और आपको कहाँ कहाँ से किन किन रिसोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन मिली है। मतलब ये है कि आपने जर्नल, फॉर एग्जांपल अगर आप जर्नल या आर्टिकल फोकस करते हैं तो वो इंटरनेशनली फोकस किया है या उसको नेशनल लेवल पे देखा है, कौन कौन से आपने किस किस जगह से आपने रिकॉर्डिंग्स ली हैं अपनी, ये चीजें बहुत बहुत मैटर करती हैं। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए आपके रिसोर्स में, अच्छी तरह अच्छे आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं और उन आर्टिकल्स को आपने बड़ा ही एहतियात से देखना है कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े ऑथेंटिक होने चाहिए। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम ऑथेंटिक रिसोर्सेज के लिए जो आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो हमने देखना है कि हमने कहाँ से इकट्ठे किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट अवेलेबल हैं, आर्टिकल तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने एक स्पेसिफिकली इकट्ठे किए थे स्प्रिंगर, जे स्टोर, एमएललैंड। अब ये 3 जगह हैं या 4 जिनसे आर्टिकल जो है बड़े जबरदस्त आर्टिकल मिलते हैं। और जे स्टोर जैसे हो गया, आपको वहां पर तो कुछ बहुत ही ऑथेंटिक पब्लिकेशंस मिलती हैं। तो पता चलता है कि बंदा मतलब जो आपका रिसर्च का जो ऑथर है या फिर जो जहाँ से आपने रिसर्च इकट्ठी की है या जिन ऑथर्स की रिसर्च इकट्ठी की है, they are authentic, they have written some kind of material which have authenticity proven by the many scientists। मतलब लोगों ने उस पर एग्री किया है, लोगों ने उससे कहा है कि हाँ जी ये जो बंदा है इसका काम बड़ा ऑथेंटिक है, इसने जो रिसर्च की है वो ऑथेंटिक रिसर्च की है, इसने मटेरियल कहीं से मतलब ऐसे ही नहीं कलेक्ट कर लिया और उसने काम किया है। मेथड ऑफ एनालिसिस, सॉरी, मेथड ऑफ एनालिसिस आपके क्या होना चाहिए कि आपने किस तरह की टेक्निक यूज की है अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। क्या आपने सतही तौर पर सिर्फ उसको देखा है या आपने उसकी डेप्थ को भी देखा है, किस तरह का आपने एनालिसिस किया है। Which techniques are the best for the deriving the answer to your question, a research question, from your resource of information? आप किस तरह के रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपने आंसर निकालने की कोशिश की है। Okay, what bias do you I want to avoid? What are the advantages and disadvantages of my methodology and methodology for? अब देखें, आपने देखें जब आप आर्गुमेंट और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे ना तब आप लिखेंगे कि ठीक है मैंने ये मेथोडोलॉजी यूज की है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसने मुझे कितने हद तक एडवांटेज दिया और कितने हद तक ये डिसएडवांटेज रही। ये हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हम ऑथेंटिसिटी पैदा करने के लिए, कि हमारी मेथोडोलॉजी को ये डिसाइड मतलब हम ये पढ़ने वाले को ये बताते हैं कि जो मेथोडोलॉजी हमने अप्लाई किया है वो कितने हद तक अच्छी है, वो कितने हद तक एप्लीकेबल है और हमें किस किस तरह काम आई है और दूसरों को किस तरह काम आ सकती है। जाहिर सी बात है अगर आप एक अच्छा ऑथर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो सॉरी तो आपको इस चीज को देखना होगा कि आपने ये नहीं करना कि आपने बाइसनेस को मतलब कि फॉर एंड अगेंस्ट जो चीज है उसको अवॉइड कर देना है, नहीं, आपको इसको डिस्कस करना है कि आपको इस तरह की मुश्किलात आई इस मेथोडोलॉजी में, बट यू आर कन्विंस्ड फॉर दिस मेथोडोलॉजी टू यूज। वो एविडेंस भी आपने देने हैं कि कोई अगर कन्विंस है कि वो ये मेथोडोलॉजी यूज कर जो आपने की है तो उसको प्रॉपर आर्गुमेंट मिलने चाहिए इस चीज पर, और वो मिलेंगे सिर्फ ही आपके लिटरेचर रिव्यू में या मेथोडोलॉजी में जो आप थ्योरी लिखते हो उससे मिलेंगे और वो ऑथेंटिक होनी चाहिए।
अब research is a vast and a often clinical process with no clear path from A to B, but as with the kind of exploration, it is always worth following a path of some kind that the one that you think is the most appropriate and you know that you can stick to. देखें, एक बात बहुत ही सच है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है क्लियर सा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। नहीं, ऑथर जो है उसकी थिंकिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सोच रखता है। कुछ लोग पहले लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों लिखना स्टार्ट कर देते हैं? वो कहते हैं कि भाई हम साथ साथ पढ़ेंगे चीजों को, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो जो उनको मिलेगा जिस जिस मटेरियल में वो उसको एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं। वो कहते हैं ओके, फर्स्ट वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, देन वी हैव गोइंग टुवर्ड द क्वेश्चन, देन वी ड्राइव द हाइपोथेसिस। तो दोनों के एटीट्यूड में बड़ा फर्क है। एक जो है वो पहले प्लान कर रहा है, दूसरा काम करने के दौरान ही प्लान करेगा। वो रिसर्च करेगा और प्लान करेगा, रिसर्च करेगा और प्लान करेगा। लेकिन दोनों में रिसर्च ऑथेंटिक होनी चाहिए। दोनों की रिसर्च अगर ऑथेंटिक नहीं होगी तो दोनों अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते। फाइंड आउट द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड। अब आपने ये देखना है कि आप जो टॉपिक इस्तेमाल कर, देखिए मैं आपको एक, जो भी कोई टीचर है वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको खुद ये जानना है कि कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है आपके यूज के लिए। देखिए डिफरेंट माइंड है ना हमारा। कुछ लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। कुछ लोग सोशल एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं, वो मैथ्स में अच्छे नहीं होते हैं। ठीक हो गया। अब दोनों के एटीट्यूड में ये डिफरेंस है कि एक मेथडोलॉजी में वो मेथडोलॉजी अप्लाई करेगा जिसको उसको लगेगा कि मैं कैलकुलेशंस जो है वो अच्छी तरह हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मैं इस चीज की तरफ जाऊँ। दूसरा जो है इस तरफ जाएगा कि मैं क्वालिटेटिव डेटा को जरा अच्छी तरह हैंडल कर सकता हूँ, तो आई विल गो फॉर इट। तो ये आपने खुद ही डिसाइड करना है कि कौन सा वे आपके लिए मुनासिब है। कंसिडर इन डेप्थ द benefit and drawback of research method that you can select, and whether your research method, research question and the hypothesis may you needed to rethink। अच्छा जी, क्या है कि आपने खुद देखना है डेप्थ में जाकर कि मैथडोलॉजी। देखिए हर चीज जो आप सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली उस मेथड पर बैठे। आप डिफरेंट तरह के मेथड अप्लाई करेंगे, उनके बेनिफिट्स ड्रॉबैक देखेंगे, तो एक अच्छा सा मेथड या एक एग्जैक्ट मेथड जो है आपके हाइपोथेसिस को सूट करेगा। डिफरेंट डिस्कशंस होती हैं आपके सुपरवाइजर्स के साथ या टीचर्स के साथ, वो आपके रिसर्च को पढ़ता है और बार बार आपकी मेथडोलॉजी चेंज भी करवाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेथडोलॉजी तक पहुंचने के लिए 5 से 6 मेथडोलॉजी आप अप्लाई करते हो और तब जाकर आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपकी रिसर्च पर कौन सी मेथडोलॉजी सूट करती है। टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजीज हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वांटिटेटिव जो है क्वांटिटेटिव प्रोसीजर है और क्वालिटेटिव है। अगर हम यहाँ पर देखें इसको डिटेल में थोड़ा सा हम देखेंगे क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज को पहले। Qualitative methodologies do not provide a structured response as those that can be obtained from a qualitative method, and such fewer influence can be made beyond the individual sample. It might be effective to do an experiment whereby you test the effect of one chemical on another, but it might not be useful to conduct an experiment if you wish to know the opinion of a group of people. देखिए कहने का मकसद ये है कि क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज में इन्होंने एक फर्क बताया कि अगर आप एक केमिकल इफेक्ट का दूसरे केमिकल के इफेक्ट पर परसेंटेज अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज इजी। बट अगर आप किसी लोगों का ओपिनियन जानना चाहते हैं तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा, मतलब उसको कैलिबर पे लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के, फॉर एग्जाम्पल अगर डिफरेंट ओपिनियन जानना चाहते हो तो आप लोगों को फिर किसी और तरह के ग्राफ यूज आप कर सकते हैं। फिर आप ग्राफ बनाते हो, लेकिन आप कोई क्वांटिटी नहीं दे सकते कि 10%, 30% इसने अच्छा ओपिनियन दिया है, 20% बुरा ओपिनियन दिया है। नहीं, वो आपने फिर खुद से अगर आपने इसकी कोई कैलकुलेशन बनाई तो बनाई, लेकिन लोगों का एग्जैक्ट कोई सोशली कैलकुलेशन नहीं होती है कि मैं एक बंदा है जी ये 10% ठीक है और 30% ये बात ही गलत करता है, लेकिन ये आपका अपना परसेप्शन है, उसका कैलकुलेशन नहीं है। ये बात समझ आ रही है आपको? हम जो है सिर्फ एक तरह का
रिस्पॉन्स जो है क्वालिटेटिव में रिकॉर्ड करवा सकते हैं, हम कोई क्वांटिटी नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। अब एक चीज का मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, जब सिर्फ मैंने एग्जांपल ली हुई है साइकोलॉजी की और म्यूजिक की, कि रिसर्च क्वेश्चन एंड प्रपोजल आप डिराइव करते हो दोनों में। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपने उसकी कोरिलेटेड स्टडी देखनी है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखनी है, ऑब्जर्वेशन देखनी है, फील्ड देखनी है और एक्सपेरिमेंट देखना है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास आता है म्यूजिक, जिसमें आपने कंपोजिशंस देखनी है और एग्जिस्टिंग पीसेस देखने हैं कि किस तरह का म्यूजिक बना हुआ है, कितने इस तरह की कंपोजिशंस हैं हमारे पास, तो डिफरेंट कंपोजिशन हमारे पास आ जाएगी। अब कोरिलेटेड स्टडी, कोरिलेशनल स्टडी क्या होती है कि it's a type of a research designed whether a researcher seeks to understand what kind of relationship naturally occurring variable have with one another. In simple terms, correlation seeks to figure out if two or more variable are relatable and it in what way. देखें, अब जो हमारे पास कोरिलेशनल स्टडी आती है वो ये होता है कि दो वेरिएबल किस तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो कोरिलेट कर रहे हैं, को मतलब एक जैसा, कोरिलेशन क्या है इनका। कंसिडर हाइपोथेटिकली a researcher is a study a correlation between a cancer and a marriage. अब यहां से हम देखना चाहेंगे कि in this study there is, ठीक हो गया जी, हम दोबारा जाते हैं। इस तरह का जो है वो कोरिलेशन हमारे पास मौजूद है। ओके, वी वर ऑन, हम ये देख रहे थे कि कोरिलेशन क्या होता है। ठीक हो गया जी, हम दोबारा इस पर चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो कोरिलेशन हम देख रहे थे, पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव में क्या आप देख रहे हो कि पॉजिटिव में हम देखते हैं कि बोथ द वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, द हाइट इंक्रीज एट द वेट। जैसे जैसे आपका मतलब जब आप बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनका हाइट और वेट एक साथ साथ इंक्रीज हो रहा होता है। एक एज होती है जिस पर हाइट और वेट कांस्टेंट हो जाता है, बट दे आर रिलेटेबल टू ईच अदर। ठीक है, अभी हमने देखा पहले कि नेगेटिव इफेक्ट है, फिर पॉजिटिव इफेक्ट है, देन जीरो कोरिलेशन की बात हम कर रहे हैं कि देखिए जैसे कॉफी और की कंजम्पशन से हाइट का कोई ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पर हम इस चीज को देखेंगे कि ये एक नेगेटिव कोरिलेशन, सॉरी जीरो कोरिलेशन है, कि एक दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है। अब एक चीज यहाँ नीचे दी गई है, यू थिंक देयर इज अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल बट इट इज इम्प्रैक्टिकल or unethical to conduct the experiment research that manipulate the one of the variable. क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जो कि आपके रिसर्च के किसी एक वेरिएबल को नुकसान दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखना है, एग्जांपल दी गई है कि आपने स्मोकिंग देखनी है, इन स्मोकिंग कॉज अस्थमा इन चिल्ड्रन। अब आपने ये नहीं करना कि बच्चों को स्मोकिंग वाली एरिया में बिठा देना है और रिसर्च कंडक्ट करना शुरू कर देनी है। ये एक अनएथिकल वे है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं एप्लीकेबल करना। अब आप ऐसे आपने फॉर एग्जांपल टॉपिक चूज कर लिए, तो हर चीज को करने के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज होते हैं, तो यू शुड ऑलवेज चूज द पॉजिटिव वे। आपने उन पेरेंट्स को स्टडी करना है, उन पेरेंट्स को ढूंढना है जो स्मोकिंग करते हैं, और फिर आपको पता चल जाएगा कि पेरेंट्स में किस तरह की, मतलब कितनी परसेंटेज के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स स्मोक करते हैं, दैट्स व्हाई उनको अस्थमा है। आगे चलते हैं। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में हमने साइकोलॉजी और म्यूजिक को ले लिया है। इसमें हमारे पास म्यूजिक में क्योंकि स्पेक्ट्रोग्राम्स होते हैं, टाइम इंटरवेंशन होते हैं, और मल्टीपल डायमेंशन ग्राफ आप देखते हो जब, अगर आपने म्यूजिक के वो देखे हो पेजेस जहाँ पर म्यूजिक बना होता है।
तो एक क्वालिटेटिव हम वहां से रिसर्च लेते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास है स्टेप 3। देखिए, आपने रिसर्च का क्वेश्चन एंड प्रपोजल देख लिया, आपको पता चल गया कि आपका क्या टॉपिक है। आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देख लिया कि बड़ी जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपने अच्छे आर्टिकल पढ़े, उनको एनालिसिस किया, उनको ध्यान से देखा और आपको पता चला कि ओके दीज आर द वे। देन मेथड्स ऑफ एनालिसिस आपने देखे, आपने मेथड यूज किया कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, किस क्वांटिटी किस फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेट कर रहे हैं। बाइसनेस होगी, पीपल डेवलप करते हैं, पीपल में डेवलप बाइसेस फॉर अगेंस्ट, यानी कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल म्यूजिक के बारे में बात करें तो जी कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, उनके डिफरेंट ओपिनियन को कोट करेंगे, इस तरह की भी बाइसनेस क्रिएट हो जाती है। सो इट डिपेंड अपॉन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी कि किस तरह की मेथोडोलॉजी, किस तरह का टॉपिक आपने चूज किया है और उसके आर्गुमेंट्स नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किसी ग्रुप पे बात कर रहे हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी पे डिपेंड करता है, कितनी स्ट्रांगली आपने इसको एविडेंस को इकट्ठा किया है ताकि आप अपने पॉइंट को प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच जी, आज के लिए इतना ही। 17 लेक्चर आपका खत्म हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ख्याल रखें और रिसर्च मेथोडोलॉजीज को अप्लाई करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजीज आपके रिसर्च पर एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह।